हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो बेसिक विभाग में उथल पुथल मचा हुआ है उसके बारे में, और कुछ जो नई अपडेट निकल कर आई होंगी उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहली खबर है और जो सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें जो समायोजन चल रहा था उसको फिलहाल माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसमें रद्द करने के बाद कहा क्या गया है कि जो बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले समायोजन या पहले तबादला किया जा रहा था उसको रद्द कर दिया गया है। एक तरीके से ये कहें कि कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था कि जहां पर छात्रों की संख्या कम है और वहां शिक्षक ज़्यादा हैं, तो उन शिक्षकों को हटाकर जहां पर छात्र की संख्या ज़्यादा है और शिक्षक कम है वहां पर उनको समायोजित किया जाएगा। तो इससे ये लोग क्या करने वाले थे कि जो अनुपात और समानुपात का ढींगरा पीट रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसको ये लोग सही करने वाले थे। यानी कि शिक्षक और शिक्षा मित्र दोनों को मिलाकर ये लोग एक आंकड़ा देते हैं और बताते हैं कि हमारे बेसिक विभाग में शिक्षकों की कुल संख्या इतनी है और हमारा जो अनुपात है वो जितना प्रति 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा जो अनुपात है वो बहुत ही बेहतर है और आने वाले कुछ वर्षों तक ये अनुपात खराब नहीं होने वाला है। तो उसी के लिए ये नियम थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर कि जो तबादला नीति बताई गई है इसमें कुछ अंश थे उनको निरस्त किया गया है। जैसे अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 26 जून 2024 को जारी आदेश के 3, 7, 8 और 9वें बिंदु को निरस्त कर दिया है। आदेश के तीसरे बिंदु में मानकों के अनुसार अधिक शिक्षकों की संख्या वाले विद्यालयों और शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित करने, तो ये पॉइंट था, यानी 3, 7, 8 और 9 इसको रद्द कर दिया गया है। इन बिंदुओं में क्या था वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बता देता हूँ। 7वें बिंदु में जूनियर शिक्षकों को अधिक मानते हुए उनके स्थानांतरण की सूची। 8वें बिंदु में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को तय करने के तरीके। और 9वां बिंदु एक ही विषय के 2 अध्यापकों के कार्यरत होने पर जूनियर शिक्षकों का तबादला प्राथमिकता पर करने का प्रावधान था। ये कुल चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इस समायोजन को निरस्त कर दिया है। और आपको मैं पेज नंबर 2 पर बताता हूँ, आप ये पेज देखिए, ठीक है। आपको हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें दिया क्या गया है। देखिए, इसमें वास्तव में क्या है कि जो कल निरस्त हुआ है इसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे UN मिश्रा जी, इसमें कौन थे? UN मिश्रा, ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। और इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए इसको क्या कहा, इन्होंने अपनी दलील में क्या कहा, इन्होंने एक कोट बताया और उसमें कहा कि जो शिक्षा मित्र हैं और जो सहायक अध्यापक हैं इन दोनों को जो एक साथ काउंट करने का काम सरकार कर रही है ये पूरी तरीके से गलत है। शिक्षक की एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली और RTE एक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। और जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, अगर उसके बाद भी सरकार शिक्षक और शिक्षा मित्रों को एक ही तराजू में तौलने का काम कर रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है। वहीं अगर शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन देखें तो शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन 12th पास, आप सभी को ज्ञात होगा पहले से कि अगर वो 12th पास हैं और अपने मानक पूरे कर रहे हैं तो वो शिक्षा मित्र होने के हकदार होते हैं। वहीं पर शिक्षक होने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसको जिस भी नाम से जाना जाता हो, और उसके बाद TT पास करना अनिवार्य है और उसके बाद सुपर TT का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है। और जब आप मेरिट में आते हैं देन आप एज अ शिक्षक वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब आप एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदल सकते। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा खास करके BPSC का जो TRE 1 और 2 का एग्ज़ाम हुआ है या 3 को भी आप काउंट कर लीजिए, तो 1 में क्या हुआ था कि काफ़ी कुछ परिवर्तित किया गया था। और TRE 2 में भी आपको देखने को मिला होगा कि जो क्वालिफाइंग एक एग्ज़ाम होता था हिंदी और इंग्लिश का, उसको वहाँ पर शून्य करार कर दिया गया था। तो मतलब इस तरीके से जो बदलाव होते हैं ये आप बीच भर्ती प्रक्रिया में नहीं कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सख्त आदेश दे दिया है कि अगर आप जैसे कोई नोटिफिकेशन
जारी करते हैं। भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जब आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं और जब आपका नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो जाता है तब तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलती है। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद और नियुक्ति पत्र वितरण के पहले तक आप उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन एक निकाला और नोटिफिकेशन में अगर आपने मेंशन कर दिया है, जैसे कि हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो भर्ती जो पदों की संख्या है वो कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं जो आपने नोटिफिकेशन में मेंशन ना किया हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था। तो अगर आपको कोई नया परिवर्तन करना है तो वो चीज़ आप अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि समायोजन रद्द कर दिया गया है, तो फिलहाल अब समायोजन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ पर अब शिक्षक नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ एक प्रक्रिया बचती है, नई शिक्षक भर्ती। अब अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर अब उनके पास एक रास्ता बचता है, अगर वो भर्ती करना चाहेंगे तो ज़बरदस्ती वाली अगर बात होगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर विद्यालय में अगर शिक्षक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रक्रिया बची है, नई शिक्षक भर्ती का। उसके लिए मुहिम शुरू हो गई है। माननीय चंद्रशेखर जी और प्रिया सरोज जी जो कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर जी की तो ये नगीना लोकसभा से और वहीं प्रिया सरोज जी जौनपुर के मछली शहर से सांसद हैं। दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद रह गए हैं 1,42,000 उसको भरने के लिए आग्रह किया है। और इन्होंने कहा है कि 6 वर्षों से लगभग 6 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो ये सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि जो बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हैं उनको मौका मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स टू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।